प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज देखते हैं अपन लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? अर्थात बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु का जो अवधारणा थी वो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया था। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु क्या है? अर्थात उत्तर है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अर्थात जिसकी जितनी एक्चुअल आयु है उससे ज्यादा जो कार्य किया जाता है उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति के समान कार्य किया जाता है, उसको कहते हैं मानसिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है मंद बुद्धि, दूसरा है औसत बुद्धि और तीसरा है कुशाग्र बुद्धि या उच्च बुद्धि, जिसको आप है ना प्रतिभाशाली कहते हो। तो इस प्रकार बिने के अनुसार बुद्धि के 3 भाग किए गए हैं, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और उच्च बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, स्टर्न बुद्धि लब्धि, जिसको IQ कहते हैं, को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो स्टर्न ने जो बुद्धि का मापन किया वो 1912 में किया और इसके लिए सूत्र निर्धारित किया कि IQ बराबर MA/CA × 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु गुणा 100। 5वां प्रश्न है, वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लब्धि के सूत्र को नया रूप दिया? अर्थात टर्मन ने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था उसको 1916 में एक नया रूप दिया, जिसको इस प्रकार से व्यक्त किया कि बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु × 100। भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है? अर्थात बुद्धि को मापने से इसका संबंध है। अगला है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से। 8वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने। और 10वां प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? अर्थात जर्मनी में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई जिसमें बुद्धि का मापन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसके उत्तर में बताना है वेसलर महोदय ने सन 1960 में। वेसलर महोदय ने 1960 में बुद्धि विचलन सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? अर्थात टर्मन ने बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र केवल और केवल बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके फिर प्रदान की जाती है। अर्थात उस बालक की रुचि, क्षमता और प्रवृत्ति क्या है, इसको ध्यान में रख करके बाल केंद्रित शिक्षण करवाया जाता है। इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? किलपैट्रिक और जॉन डेवी दोनों ही इसके जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? अर्थात प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर प्रगतिशील शिक्षा बल देती है, इसको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन हैं? अर्थात कोहलबर्ग जो हैं वो बालकों के नैतिक विकास के जनक माने जाते हैं, प्रतिपादक
माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नैतिकता का क्या अर्थ है? तो बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है, जैसे झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना आदि नैतिकता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? अर्थात 3 चरण किए हैं। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक माना है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जिसको 10 से 13 वर्ष माना है। और अगला है, तीसरा नंबर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 13 वर्ष से ऊपर की आयु को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसको ZPD सिद्धांत कहते हैं, किसने दिया? अर्थात वाइगोत्स्की ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो ये रूस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अर्थात इनका सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 23वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। अर्थात 2 नाम है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था या प्रतिपादित किया था? तो 3 विद्वानों ने मिलकर के संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहले थे जीन पियाजे, दूसरे थे वाइगोत्स्की और तीसरे थे ब्रोनर। तीनों ने मिलकर के संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालकों का संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अर्थात वह किसी कार्य को सीखने की प्रवृत्ति रखता है तो खुद करके देखेगा, इस प्रकार से वो एक हुनर को सीख सकता है, एक कार्य में पारंगत हो सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली क्या है? तो यह सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात शिक्षा को व्यक्ति की महत्वपूर्ण जिंदगी बनानी है, उसका जीवन सार्थक करना है, तो इन सब से संबंधित होना चाहिए जो कि वो सीखना चाहता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान खालिस्तान की आयु में शुरू होती है। अर्थात जो वर्णमाला की पहचान है वो बालक 3 वर्ष की आयु से सीखना शुरू कर देता है। अर्थात वो प्रारंभिक जानकारी हासिल करना प्रारंभ करता है। अगला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बालक है? तो वह बालक सामान्य बुद्धि लब्धि वाला होगा। नेक्स्ट है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो यह निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार है वो सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए निर्धारित किया गया है। अगला है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? एक तो अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का। अर्थात दोनों चीजों की जानकारी होगी, जिसका वो शिक्षण करवा रहा है उस बुक की जानकारी उसे होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु के बारे में जानना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी जानकार। अर्थात बालक का मानसिक जो स्तर है वो कैसा है, उसकी ग्रहण क्षमता कैसी है, ये सारी चीजें उसके
जानकारी में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे के का बुद्धि का और विकास करना है, तो इसके लिए विकासीय जो विधि है अर्थात विकास को बढ़ावा देने वाली जो विधि है वो अच्छी हो सकती है। अगला है, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती? अर्थात प्रतिरोध। जो सहयोगात्मक राजनीति है उसमें प्रतिरोध से संबंधित महिलाएं भागीदार नहीं होती। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अर्थात इसको अपन करके देख लेंगे सूत्र के द्वारा कि मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु गुणा 100, तो 5/4 गुणा 100 तो 125 आ जाएगी। नेक्स्ट है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? अर्थात विद्यालय जो क्षेत्र है उसमें रचनात्मक जो निर्धारक हैं उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होते, अर्थात वहां फिक्स होते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं हो सकते कि ये भी कर लें वो भी कर लें, वो तो फिक्स कार्य होता है उनका। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? अर्थात मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत विज्ञान बताया है स्किनर ने। और अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो ये व्यवहार का अध्ययन करता है आधुनिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानना शुरू करता है? अर्थात 5 वर्ष की आयु में हिंदी के जो अक्षर हैं उनको बालक पहचानना शुरू कर देता है। और अंतिम प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन अर्थात IQ मापन के जो जन्मदाता हैं वो टर्मन माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आज बुद्धि से संबंधित अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसका अगला पार्ट। तब तक आप इनको अच्छे से सुनते रहिए, याद करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।